हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 19 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 18 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में किस दशक के बाद प्रवेश किया? 1970 के दशक, 1980 के दशक, 1990 के दशक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में 1980 के दशक के बाद प्रवेश किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार के उद्देश्य थे। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार के क्या उद्देश्य थे? बिचौलियों का उन्मूलन, खेती की जोत का सीमा निर्धारण, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी भूमि सुधारण के उद्देश्य थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का पैकेज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1959, 1960, 1961 या 1962। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरित क्रांति का पैकेज कार्यक्रम 1961 में आरंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में जमीन नहीं प्राप्त करने वाले किसान कहे जाते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में जमीन नहीं प्राप्त करने वाले किसान क्या कहे जाते हैं? सज्जन किसान, पूंजीपति किसान, मध्य जातीय किसान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में जमीन नहीं प्राप्त करने वाले किसान सज्जन किसान कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या साम्यवादी? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? धान, गेहूं, गन्ना या दालें? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? उपजाऊ भूमि, वर्षा, शिक्षा या रासायनिक खाद और बीज? यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरित क्रांति का मुख्य कारक है शिक्षा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? 1787 में, 1793 में,
1843 में या 1854 में। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था वर्ष 1843 में लागू की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? नदियाँ, संक्रमित बीज, उपजाऊ भूमि या वर्षा। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरित क्रांति के उत्प्रेरक संक्रमित बीज हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, दूध उत्पादन से, खनिज से या जल से। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण से समापता दर्शाती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण से समीपता दर्शाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उद्योगों को आधुनिकीकरण या दृष्टिकोण की उदारता। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था यह एक दशा उदारीकरण से समीपता दर्शाती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस उत्पादन पर आधारित है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कृषि, औद्योगिक, बाजार या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि उत्पादन पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, किस संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी होती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी होता है? औद्योगिकीकरण, अप्राकृतिक, प्राकृतिक या नगरीकरण। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राकृतिक संकट के कारण कृषि उत्पादन में कमी होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन आयोग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन आयोग का गठन कब हुआ? 1949, 1950, 1951 या 1952। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय नियोजन आयोग का गठन वर्ष 1949 में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार किन दो कारकों से आरंभ हुआ? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार किन दो कारकों से आरंभ हुआ? राजनीति व सामाजिक, राजनीतिक व संगठनात्मक गतिशीलता या राजनीतिक आर्थिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राजनीतिक व सामाजिक दोनों कारकों से भूमि सुधार आरंभ हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ई एवांस प्रिचंड ने राज्य विहीन समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से है? ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, समाज कल्याण हेतु, जनसंख्या नियंत्रण हेतु या उपयुक्त सभी कारणों से। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समाज कल्याण हेतु भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जाति का मानक नहीं है?
इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है? वंशानुगत व्यवसाय, अंतर्विवाह, बहुविवाह या पदानुक्रम। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंतर्विवाह जाति का मानक नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा कि भूमि सुधार बिहार राज्य में सर्वाधिक सफल रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, जिन व्यक्तियों ने अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर खेती को अधिक लाभप्रद समझते हुए उसे एक व्यवसाय के रूप में करना आरंभ किया, उन लोगों के वर्ग को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों ने अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर खेती को अधिक लाभप्रद समझते हुए एक व्यवसाय के रूप में करना आरंभ किया, उन लोगों के वर्ग को क्या कहा जाता है? पूंजीपति कृषक वर्ग, प्रभावित जातियों का कृषक वर्ग, कुलीन किसान वर्ग या शिक्षित किसान वर्ग। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर खेती को अधिक लाभप्रद समझते हुए उसे एक व्यवसाय के रूप में करना आरंभ किया, उन लोगों के वर्ग को कुलीन किसान वर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, नगर के किस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीति अथवा उद्योगों से नहीं होता, उसे कहा जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीति अथवा उद्योगों से नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक अभिजात वर्ग, पिछड़ा अभिजात वर्ग, प्रशासनिक अभिजात वर्ग या व्यावसायिक अभिजात वर्ग। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीति अथवा उद्योग से नहीं होता उसे व्यावसायिक अभिजात वर्ग कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक हैं? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी जैसे बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग, ये सभी वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? बेरोजगारी, उपभोक्तावाद, संयुक्त परिवारों का विघटन या ग्रामीण उद्योगों का विघटन। यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार का विघटन यह दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? समाजवाद, मनुष्य का उदार होना, काफ़ी उन्नति होना या मुक्त बाजार व्यवस्था। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उदारीकरण से मुक्त बाजार व्यवस्था का अर्थ निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।